इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स में चैप्टर 2 में आज हम जो देखेंगे कंटेंट हमारा है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो. सेकंड, करेक्टिंग अ बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट. नंबर थर्ड, इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स. देन वी हैव international capital flows, agencies that facilitate international flows, and how international trade affect an MNC value. ये चार पांच चीजें हम जो है आज कवर करने की कोशिश करेंगे. छोटे छोटे से ओवरव्यू हम इसके लेंगे कि किस तरीके से कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरनेशनली जो है फंड्स के फ्लो को इफेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे हमने जो है अपने ट्रेड डेफिसिट को ठीक करना होगा, कैसे इंटरनेशनली जो है फंड्स फ्लो होता है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हमारे पास जो है एग्जिस्ट करती हैं जो इस फ्लो को फैसिलिटेट करती हैं. और लास्ट में एक छोटा सा और भी हम लेंगे क्या हो इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट एमएनसी के पर्सपेक्टिव से भी हम इसको देखेंगे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है उसको ये तमाम चीजें कैसे इफेक्ट कर रही होती हैं, क्या इम्पैक्ट उस पर इनका पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज. तो नॉर्मली हमारे पास जो है अगर हम मुल्क के अंदर भी देखें अपने बिजनेसेस को तो वहाँ पे भी ये कुछ चीज़ें जो है हमें बड़ा इम्पैक्ट करती हैं. जैसे कि आपके मुल्क का इन्फ्लेशन रेट, अगर आपके मुल्क में जो है चीज़ों की कीमतें इंक्रीज होने शुरू हो जाती हैं डे बाय डे, जैसे आज की सिचुएशन है आपके मुल्क की कि हर रोज़ हर एक चीज़ की नई प्राइस है, चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं और आपकी पहुंच से निकलती जा रही है और आपके पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है, तो आप यहाँ पे भी जो है काम नहीं कर सकते हैं. लोग आपका प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. जब वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो हाउ दे आर गोइंग टू परचेज इट. तो इसलिए अगर हम जो है इंटरनेशनली के ज़रिए से पहले अगर अपने नेशनल लेवल पे देखें तो इसका इम्पैक्ट आपके नेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा आप पे पड़ता है. इसी तरीके से आपकी नेशनल इनकम है, आपके मुल्क में जो है लोगों की इनकम क्या है, वो कितना अर्न कर रहे हैं, ये चीज़ जो है उसको इफेक्ट करती है. अगर आपके मुल्क में जो है लोगों की इनकम बहुत कम है तो फिर आप जो है क्या करोगे, आप जो है उनके लिए प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो. ठीक है. सो वो मसला बन जाता है आपके लिए कि आप जो है प्रोडक्ट किसके लिए महंगा बनाओगे, कोई लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. जब अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर है उनकी ये चीज़ें तो फिर तो आपकी जो है वो चीज़ फायदे की नहीं रही. सेकंड, हम जो है थर्ड चीज़ आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती है, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह इंक्रीज करना शुरू कर दिए तो आपके जो है वहाँ पे लोगों की प्रोडक्ट्स महंगी होना शुरू हो गई. क्यों महंगी होना शुरू की, जैसे आप अपने लग्जरी आइटम्स को देख लो, फूड को देख लो. तो फूड की सिचुएशन में क्या चल रहा है कि आप जो है होटल जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 8% टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग डिस्करेज हो जाते हैं, कहते हैं कि यार इससे अच्छा है कि होम डिलीवरी करवा लो, वहां पे नहीं बैठता. सो ये तीन चीजें आपके जो है नेशनल लेवल पे भी आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. और जब हम जो है इंटरनेशनली जाते हैं तो वहां पे तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक नए मार्केट में जा रहे हो, एक अननोन मार्केट में जा रहे हो, और वहां पे उस मुल्क के आपने जो है इन्फ्लेशन रेट, नेशनल इनकम उनकी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, और एक्सचेंज रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स को श्रिंक कर देता है. सो इसीलिए हमने देखना है कि आज इन चीजों को कि ये कैसे आपके जो है ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करती हैं. और इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अ कंट्रीज इकोनॉमी, it is important to identify and monitor the factors that influence it. The most influential factors are inflation, national income, government policies and exchange rate. कि ये चार मेजर जो है हमने देखने हैं कि किस तरीके से फैक्टर्स आपके जो है इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. जैसे मैंने आपको कहा कि चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो आपके नेशनल लेवल पे भी आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है. जब आप इंटरनेशनली एक मुल्क में इस किस्म की सिचुएशन होगी तो वहां क्या करोगे. तो इसलिए कहता है कि if a country's inflation rate increases relative to the countries with which it trades, its current account will be expected to decrease. Other things being equal, consumer and corporations in that country will mostly likely purchase more goods overseas due to high local inflation, while the country's export to other countries will decline. कि अगर आपकी चीज़ें जो है महंगा होना शुरू हो जाती हैं, आपकी अपनी लोकल चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, तो क्या होगा कि आपके लोग जो आपकी चीज़ें लेना छोड़ देंगे. जब आपकी चीज़ें खुद ही आपके मुल्क में लोग नहीं लेंगे तो आपको फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनली ग्रो करना पड़ेगा. और जब आप इंटरनेशनली जाओगे तो आपकी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी है तो वहाँ के लोग अपने मुल्क की चीज़ सस्ती क्यों ना खरीदें जो वो आपसे महंगी चीज़ खरीदें. तो इसीलिए आपका जो है वहाँ पे भी ट्रेड जो है वो सारा का सारा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है. आपके वहाँ पे भी जो है एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती हैं. सेकेंड, हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम. If a country's income level, national income increases by a higher percentage,
than those of other countries. Its current account is expected to decrease. Other things being equal. यहाँ पे हम जो है other things being जो है equal का टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, वो भी तो इफेक्ट कर सकता है. So इसलिए हम जब यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन का पहले जिक्र कर रहे थे तो हमने कहा कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कि आपके पास नेशनल इनकम और वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. जब हम यहाँ पे जो है नेशनल इनकम जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए हमने कहा कि अदर चीज़ें जो है हमारे पास कांस्टेंट रहें, वो चेंज ना हो, तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी तो उसको इफेक्ट कर रहे हैं. तो वन साइडेड इफेक्ट जो है वो फिर हमें नजर नहीं आता. तो वन साइडेड इफेक्ट, एक चीज का इम्पैक्ट चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि बाकी चीजों को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं कि उनका इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ रहा. तो इसलिए हमने कहा कि अगर एक कंट्री का जो है इनकम लेवल इंक्रीज हो जाता है दूसरी कंट्री से, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि उसका करंट जो है अकाउंट उसको एक्सपेक्टेड है वो डिक्रीज होगा. क्यों? कहता है कि एज द रियल इनकम लेवल एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन राइजेस, सो डज कंजम्पशन ऑफ गुड्स. A percentage of that increase in consumption will most likely reflect an increased demand for foreign goods. कि जब लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग अपने मुल्क की प्रोडक्ट इतनी परचेज नहीं करेंगे. वो अपने स्पेंडिंग्स कहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे? वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे. वो अपने लिए चीज़ें इंपोर्ट कराना शुरू कर देंगे. वो कहेंगे कि यार मेरे अफोर्डेबिलिटी में जब एक अच्छी चीज़, क्वालिटी चीज़ है, तो मैं यहाँ की लोकल चीज़ परचेज करूँ लो क्वालिटी की, उससे बेहतर है कि मैं अपने लिए उसको इम्पोर्ट करा लूँ. तो वो जो है क्या करेगा, इंटरनेशनल उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा. जब वो इंटरनेशनली जाना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी और आपकी जो है करंट अकाउंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके मुल्क से पैसे बाहर जाना शुरू हो गए. बजाय इसके कि वो आपके मुल्क में आते, अब वो कहाँ जा रहे हैं? आपके मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर यू, जो कि आपकी कंट्री को क्या कर रहा है? इफेक्ट करता है. थर्ड चीज हमने क्या कही? गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जिक्र किया कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे इफेक्ट करती हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि टैक्सेस वगैरह अगर गवर्नमेंट लगा लेती है तो आपके प्रॉफिट सारे के सारे इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं. तो सेम एज इट इज जब हम जो है यहाँ पे इंटरनेशनली जिक्र करेंगे कि इंटरनेशनली जो है सिचुएशन कैसे चल रही है, तो वहाँ पे कहता है कि कंट्रीज गवर्नमेंट can have a major effect on its balance of trade due to its policies on subsidizing exporters, restrictions on importers, और lack of enforcement on piracy. ठीक है कि आपके पास जो है तीन सिचुएशंस इसने जिक्र किया है कि कंट्री की गवर्नमेंट जब जो है पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो वो तीन किस्म की पॉलिसीज बनाती है. एक तो वो क्या करता है कि अपने जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड को बरकरार रखने के लिए क्या करेगा? एक्सपोर्टर को सब्सिडाइज करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, या फिर इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा. जैसे हमारे मुल्क ने इंपोर्ट्स को जो है बड़ा ही महंगा कर दिया ताकि लोग लिमिटेड हो जाएं, इंपोर्ट्स ना कर सकें. और या फिर आपके पास क्या हो सकता है? पायरेसी का जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू होता है, उसके लॉस वगैरह आ जाए. सो सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्टर्स क्या मतलब है हमारा? कहते हैं कि सम गवर्नमेंट्स ऑफर सब्सिडीज टू देयर डोमेस्टिक फर्म्स सो दैट दोज फर्म्स कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट देन देयर ग्लोबल कंपटीटर्स या competitors. Thus, the demand for the export produced by those firms is higher as a result of subsidies. ठीक है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है ताकि वो जो है दूसरे कंपनीज के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर सके. गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर देती है. सो वो जब लो प्राइस पे वो चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे जब वो ग्लोबली कंपटीशन के लिए जाते हैं तो इनका प्रोडक्ट बनिस्बत दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट से सस्ता होता है. आप चाइनीज चीज़ की तरफ क्यों जाते हैं? चाइनीज प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? चाइनीज मोबाइल फोन्स और ये सारे के सारे लोग क्यों ऑप्ट करते हैं? जस्ट बिकॉज कि उनकी प्राइसेस आपके जो मुल्क में बाकी जो ब्रांड्स या जो है कंपेटिटर्स हैं उनकी निस्बत से कम होती हैं. तो इसीलिए आप क्या करते हो? उसको ऑप्ट करते हो. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कि मैनी फर्म्स इन चाइना कॉमनली रिसीव फ्री लोन्स और फ्री लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट. These firms incur a low cost of operation and are able to price their products lower as a result, which enables them to capture a larger share of global market. कि चाइना जो डोमिनेट कर रहा है उसके पीछे उनका राज क्या है? वो यही राज है कि उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको फ्री लोन्स दे रही है, उनको जो है फ्री लैंड प्रोवाइड कर रही है. जब आपके जो है इनिशियल कॉस्ट ही खत्म हो जाती है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप प्रोडक्शन करोगे तो आपका खर्चा भी उस पर कम आएगा एक चीज़ को बनाने पे. तो जब आपकी जो है चीज़ बनाने पे खर्चा कम आएगा तो आप जो है क्या करोगे कि दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर तरीके से कम्पीट कर सकोगे. यू आर बी इन अ गुड पोजीशन. और इसी चीज़ का जो है चाइना फ़ायदा उठा रही है और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं आपको ग्लोबली बहुत ही सस्ते मिलते हैं.
कहता है कि some subsidies are more obvious than others. It could be argued that every government provides subsidies in some form. A country's government can prevent or discourage imports from other countries. By imposing such restrictions, the government disrupts trade flows. Among the most commonly used trade restrictions are tariffs and quotas. कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर लेती है कि इंपोर्ट्स को भी तो नज़र में रखेगी कि इंपोर्ट्स तो कम हो जाए हमारे मुल्क में, तो इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा लेती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस दो तरह की हो सकती हैं, या वो जो है उनके लिए टैरिफ्स वाज़ी कर देती हैं, या फिर उनके लिए कोटा बता देते हैं कि इससे ज़्यादा आप जो है चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो उनको लिमिटाइज कर देती हैं, और यहाँ पे लोकली आपके जो है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही होती है वो ग्रूम करना शुरू कर देती है, वो ग्रो करना शुरू कर देती है, और आपका प्रोडक्ट जो है अपने लोगों को भी सस्ता मिलना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ बाहर जो आपके पास लोग होते हैं उनको भी वो चीज़ सस्ती मिलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस जो है ग्रो करना शुरू कर देता है, और आपके जो है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आप को जो है एक गुड प्लेस पे फील करते हैं, और वो जो है फिर अपने आप को मजीद ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं कि वो इंटरनेशनली मजीद जाए, जिससे जो है आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो जाता है। सेकेंड चीज हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। इफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट imposes a tax on imported goods, often referred to as a tariff, the prices of foreign goods to consumers are effectively increased. जैसे हमारे मुल्क में क्या है कि आप एक चीज़ को इंपोर्ट करते हो तो उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं कि लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि यार इससे बेहतर है कि लोकल चीज़ खरीद लो। 5 जो है रुपए की चीज़ आपको जो है 15-20 रुपए की मिलना शुरू हो जाती है। सो यही वजह है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि टैरिफ्स को जो है लॉन्च इंट्रोड्यूस कराती है, ताकि जो है उनकी प्राइसेस जो है ज़्यादा हो जाए, और वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। कहते हैं कि टैरिफ imposed by US government are on average lower than those imposed by other governments. Some industries, however, are highly protected by tariffs than others. ठीक है कि आपके जो है यूएस ने क्या किया हुआ है कि उसने बहुत ही कम रखे हुए हैं जो है अपने टैरिफ्स, और कहता है कि कुछ जो है ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को हाईली प्रोटेक्टेड किया होता है टैरिफ्स दूसरों के मुकाबले में। क्योंकि अब आप देख लें तो पाकिस्तान ने किया हुआ है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा इंपोर्ट्स का ट्रेंड शुरू हो गया था कि लोग जो है अपने लोकल चीज़ें कोई परचेज ही नहीं कर रहा था, तो लोकल कंपनीज डिस्करेज हो जाएंगी तो आपके मुल्क से वो छोड़ के चली जाएंगे। जब आपके मुल्क से छोड़ के चली जाएंगी तो आपके लोकल डिमांड भी नहीं मीट हो रही, और आपकी इंटरनेशनल तो बात की बात है, वो तो मीट होना फिर और भी मुश्किल हो जाता है। सो कहता है कि अमेरिकन अपैरल प्रोडक्ट्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स हैव हिस्टोरिकली रिसीव मोर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन थ्रू हिज हाई टैरिफ्स ऑन रिलेटेड इंपोर्ट्स। कि अमेरिका ने क्या किया कि आपने जो है ड्रेसेस अपैरल्स वगैरह और फार्म के प्रोडक्ट्स पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखी है बाहर कंट्रीज के मुकाबले में, ताकि जो है उनकी चीज़ें इंपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाए कि वो जो है कम हो जाए, और अपनी ही प्रोडक्शन जो लोकल इंडस्ट्रीज इस एरियाज में पैसे लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ही जो है एक्सेप्ट हो सके। In addition to tariffs, a government can reduce its country's imports by enforcing a quota or a maximum limit that can be imported. Quotas have been commonly applied to a variety of goods imported by United States and other countries. ठीक है कि आपके पास फिर कोटा सिस्टम कर लिमिटेड नंबर्स बता दो कि इससे ज्यादा आप चीजें नहीं लेकर आ सकते, तो आप उसको वो मैक्सिमम लिमिट जब बता देते हो तो इसका फायदा ये हो जाता है कि वो जो है उससे ज्यादा चीजें आपके मुल्क में आएंगी नहीं, तो ना आपको ये चीज देखनी होगी कि उसके ऊपर मैंने टैक्सेस लगाने हैं या जो है मैंने उसका हिसाब किताब रखना है। बस आपने उसको जो है बता दिया, मेंशन कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप उसको अलाउ ही नहीं करें। तो जब वो चीजें अलाउ ही नहीं होंगी तो आपके जो है वो मसले ऑलरेडी स्टॉप हो जाएंगे। थर्ड हमने कहा कि लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन पायरेसी, जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। ठीक है, कहते हैं कि इन सम केसेस द गवर्नमेंट कैन अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज बाय इट्स लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ पायरेसी, कि आपकी जो है कॉपी पेस्ट और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनकी कॉपीज निकाली जाती हैं, तो ये जो है आपके इंटरनेशनल ट्रेड को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि कंट्रीज़ ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है। वो चाहती ही हैं कि वो चीज़ आ जाए, हमारे लोग उससे टेक्नोलॉजी सीखें, और ताकि हमारे मुल्क में ही वो चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो वो उसको जो है डिस्करेज नहीं करते, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। जैसे कि हमने एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कि इन चाइना पायरेसी इज अ वेरी कॉमन। Individuals called pirates manufacture CDs and DVDs that look almost exactly like the original product produced in the United States and other countries. They sell the CDs and DVDs on the street at a price that is lower than the original products. कहता है कि they even sell the CDs and DVDs to retail stores. Consequently, local consumer obtain copies of imports rather than actual imports. According to US film industry, 90% of the DVDs that were intellectual property of US firms and purchased in China may be pirated. It has been estimated that US producers of film, music, and software lose $2 billion in sales per year due to piracy in China.
Chinese government has periodically stated that it would attempt to crack down, but piracy is still prevalent. कि जैसे हमारे मुल्क में भी होता है और चाइना में भी ये हिसाब है कि वहाँ पे जो है बाहर से चीजें ले आते हैं, हमारे मुल्क वाले वही चाइनीज वाले की जो है चाइनीज कॉपीज निकालना शुरू कर देते हैं कि आपके जो है सीडी उठा के ले आते हो या डीवीडी घर लेकर आ जाते हो और वो आपको खाली मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो बंदा जो है दुकान वाला, वो जो पायरेटेड सीडी थी ऑलरेडी चाइना की, उसकी जो है वो कापियां निकाल रहा होता है, तो वो काम नहीं कर रही होती। विंडोज को देख लें, आपके पास सारी पायरेटेड विंडोज चल रही थी, क्रैक वर्जन चल रहे होते हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन चलना शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो इंडस्ट्री को नुकसान है। अब जो है माइक्रोसॉफ्ट क्या करे, ओरिजिनल विंडो बना रहा है, उसके ऊपर जो है वो पैसे चार्ज कर रहा है, वो जो है उसकी विंडोज की कॉपियां निकलने शुरू हो जाए और आपको जो है फुल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाए, 30 रुपए में मिलना शुरू हो जाए, तो उधर उनको क्या फायदा होगा? उनको तो पता ही नहीं, उनकी एक ही सीडी बिकी थी, वो चाइना में बिकी थी और चाइना से फिर पाकिस्तान में आई। चाइना की जो है एक सीडी बिकी पाकिस्तान में और उसके फिर जो है 50-60 कापियां और निकल आई। तो इस किस्म की वजह से जो है, जैसे ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इवन $2 जो है बिलियन तक, $2 बिलियन तक उनको नुकसान पहुंचा। और चाइना पे जो है रिस्ट्रिक्शंस और वो की गई, लेकिन चाइना हमेशा वही बात कहता है कि जी हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम इसके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे, लेकिन स्टिल ये चीज कॉमन चल रही है वहाँ पे। So कहते हैं कि as a result of piracy, China's demand for imports is lower. Piracy is one reason why the United States has a large balance of trade deficit with China. However, even if piracy were eliminated, the US trade deficit with China would be large. ठीक है कि वो जो है अगर वो क्या कर लेता है कि देखें सिचुएशन तो क्या है कि चाइना से चीजें जा रही है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका से जो प्रोडक्ट आती है उसके बाद दूसरी दफा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी इतनी कापियां बना चुके होते हैं या उसके रेप्लिकास बना चुके होते हैं कि वो जो है उनको फिर दूसरी दफा इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसलिए कहता है कि उनका जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा ही है। अगर जो है कहता है कि पायरेसी को खत्म कर दिया जाए तो फिर उसके बावजूद भी चाइना के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ा रहेगा, क्योंकि वहां से उनकी डिपेंडेंसी स्टिल उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, वो उनसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स करा रहे हैं। अमेरिका बहुत ही कोशिश कर रहा है कि वो इन चीज़ों को स्टॉप कर सके, कंट्रोल कर सके, बट अगर एक कंट्री को जहाँ पे उनको एक लो कॉस्ट चीज़ मिल रही है, उसको जो है कॉस्ट का एडवांटेज है, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदा आपको कॉस्ट के जरिए से जो है क्या कर रहा है, मार दे रहा है। जैसे हमने कहा कि उनको फ्री लैंड मिल रही है, तो जब आपको इस मुफ्त की ज़मीन मिल जाएगी और उस पर जो है फैक्ट्री लगाओगे तो आपका खर्चा ही नहीं है। ठीक है, वो आपका रेंट वगैरह का खर्चा ही ना होने के बराबर हो गया। या जाए वो आपको लोन दे देती है इंटरेस्ट फ्री, तो आपके ऊपर क्या बर्डन होगा? आप जो है जस्ट वो कर्जा अदा करोगे और बात खत्म, बाकी आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई। तो ये जो है उसको क्या करी है, अमेरिका को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। नंबर फोर्थ हमने कहा कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट आपकी जो है कंट्रीज को इफेक्ट करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि अगर आप क्या करते हो कि अमेरिका से जो है $1 की चीज मंगवाते हो तो पाकिस्तानी आप उसको 160 रुपए देते हो। अब अगर आपने जो है उसको पैसे भिजवाने का टाइम आ जाता है, उसका डील कर लेते हो कि आपके जो है $1 उसको पे करोगे और आज उसकी जो है प्राइस 150 हो जाती है, 140 हो जाती है, तो उसके प्रॉफिट्स तो श्रिंक हो गए, उसके जो है प्राइसेस जो है प्रॉफिट्स में तो इफेक्ट पड़ गया। सो क्या है कि एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, और इसलिए कहता है कि ईच कंट्रीज करेंसी इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज थ्रू द यूज ऑफ एक्सचेंज रेट सो दैट करेंसी कैन बी एक्सचेंज टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। The values of most currencies can fluctuate over time because of market and government forces. If country's currency begins to rise in the value against other currencies, its current account balance should decrease. Other things being equal, as the country strengthens goods exported by the country, that country will become more expensive to importing countries. As a consequence, the demand for such good will decrease. ठीक है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आप क्या करते हो कि बाहर से एक चीज मंगवा रहे हो तो वो आपको 160 रुपए की पड़ रही है। अमेरिकन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है कि वो $1 $1 के बदले में 160 रुपए की जो है उसको मिल रहे हैं। लेकिन जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है तो उसके प्रॉफिट्स भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका जो है वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स थी वो उसके लिए जो है वो डेफिसिट का सोर्स बनना शुरू हो गई, क्योंकि अगली कंट्रीज के जो है वो करेंसी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। तो वो अब उसको क्या कर रहा है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करना शुरू हो गया, बजाय इसके कि वो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करता। Number fifth, we have interaction factors. Interaction of factors, because of the factors that affect the balance of trade interact, their simultaneous influence on the balance of trade is complex. For example, as a high US inflation rate reduces the current account, it places downward pressure on the value of the dollar. Since a weaker dollar can improve the current account, it may partially offset the impact of inflation on the current account.
ठीक है, कहता है कि आपके ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनका आपस में भी तो इम्पैक्ट है। वहाँ पे तो हम बार-बार क्या कह रहे थे कि कांस्टेंट कांस्टेंट का ज़िक्र कर रहे थे कि जी ये भी कांस्टेंट रहेगा, इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट रहेगी, एक्सचेंज रेट भी कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इफ ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी कांस्टेंट ना रहें, ठीक है? और इन सब को जो है एक साथ इम्पैक्ट देखें तो 2 तरीकों से या 3 तरीकों से डिफरेंट किस्म के जो है इम्पैक्ट्स नज़र आएँगे आपको। जैसे कि अगर कहता है कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या है कि हाई है, ठीक है? तो उसकी वजह से उसका करंट अकाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी कि डॉलर की वैल्यू पे जो है प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, वो डिवैल्यू होना शुरू हो जाएगा। जब वो डिवैल्यू हो जाएगा तो जब आपकी जो है वीक डॉलर वीक हो जाएगा तो उसके मुकाबले में क्या हो जाएगा कि आपका करंट अकाउंट बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप जो है वहाँ से बाहर जो चीज़ें भिजवा खरीद रहे थे उनको आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो। ठीक है? सो आपके मुल्क से जो है वो पैसे क्या हो जाएँगे, वहाँ से दोबारा से जाना शुरू हो जाएँगे। आपकी जो है लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या करेंगी कि अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उसके लिए जो है वो एक्सपोर्ट्स वो जो है फ़ायदेमंद हो गए, इम्पोर्ट्स जो है उसके लिए क्या हो जाएँगी, डिस्करेजमेंट का सोर्स बन जाएँगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो ऑफसेट होना शुरू हो जाएगा और ये तमाम के तमाम एक साइकिल की तरह एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। सो कहता है कि करेक्टिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, कि हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे अगर आपके पास इस किस्म के ट्रेड डेफिसिट्स चल रहे होंगे, तो हमें तो उसको जो है नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और उसके एक तरीके कार जो है जिक्र किया उन्होंने कि किस तरीके से होगा। कहता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट इज नॉट नेसेसरली अ प्रॉब्लम as it may enables countries consumer to benefit from imported products that are less expensive than locally produced goods. However, the purchase of imported products implies less reliance on domestic production in favor of foreign production. Thus, it may be argued that a large balance of trade deficit causes a transfer of jobs to some foreign countries. कि जैसे हमने कहा कि ट्रेड डेफिसिट जो है आपके पास दो तरह का काम करता है। एक तो ये हो सकता है कि अगर आप देखते हो कि आपने जो है अपनी कंट्री की करेंसी को ज़िक्र करते हो, ठीक है? आप कहते हो कि जी हमने क्या करना है कि अपने जो है करेंसी को बेहतर बनाना है और हमने क्या करना है कि इंपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लाना है। तो फिर आप क्या करोगे कि जो है कंज़्यूमर जो है वो क्या करेंगे, ठीक है? कि वो जो है देखेंगे कि हमें जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ महँगी मिल रही है, तो वो क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे और लोकल चीज़ लेना परचेज़ कर देना शुरू कर देंगे। अगर उसको जो है ये चीज़ नज़र आती है, फ़ील होना शुरू हो जाता है कि बाहर की कंट्री की चीज़ उसको सस्ती मिल रही है और अपने मुल्क की चीज़ उसको महँगी मिल रही है, तो वो क्या करेगा बाहर की तरफ जाएगा। जैसे अगर अपने मार्केट में देख लो जापानीज़ कार का, कि आपको इनिशियली अब तो जो है उसकी प्राइसेज़ भी बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन इनिशियली क्या थी सिचुएशन कि हर बंदा जापानीज़ कार की तरफ जा रहा था जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आई। क्योंकि उनके मुल्क की जो है अपनी लोकल गाड़ियाँ वो बहुत एक्सपेंसिव थी और जो बाहर की चीज़ थी वो उसको सस्ती पड़ रही थी। तो वो जो है क्या करना शुरू कर देंगे, एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे फ़ोकस करना शुरू कर देंगे। और इसकी वजह से आपका जो है क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट आना शुरू हो जाएगा। और इससे सिर्फ यही इम्पैक्ट नहीं पड़ता, हमने प्रीवियसली भी कहा था लेक्चर्स में कि जो है उससे लोग आपकी जो है जो लेबर्स हैं वो भी मूव करना शुरू कर देंगे, उनकी लाइफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगी और उनकी अफोर्डेबिलिटी से जब चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे, वो बाहर ग्रो करना शुरू कर देंगे, वो जो है जॉब्स के लिए इधर उधर जाना शुरू कर देंगे। तो आपका लेबर भी जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया। So consequently, a country's government may attempt to correct a balance of trade deficit by reconsidering some of the factors that affect the balance of trade. It is possible to develop some common methods for correcting a deficit. Any policy that will increase foreign demand for the country's goods and service will improve its balance of trade position. Foreign demand may increase if the export prices become more attractive. This can occur when the country's inflation is low or when its currency value is reduced, thereby making the prices cheaper for foreign perspectives. ठीक है कि गवर्नमेंट जो है जब इस किस्म के ट्रेड डेफिसिट को कंप्लीट करना चाहती है और इस मसले से निकलना चाहती है, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट ने किया सेम एज इट इज़ पॉलिसी अपनाती है कि इंपोर्ट्स पे जो है टैक्सेस से टैक्सेस लगा दिए ताकि डिस्करेज हो जाए आपके जो है जो अपनी मुल्क की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि लोग जो है यहाँ पे अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, उनको लोन्स वगैरह साइन करना शुरू कर दिए और जब इनकी जो है करेंसी क्या हो जाएगी कि इस किस्म की डिवैल्यू हो जाती है मुल्क की, तो उससे आपकी प्रोडक्ट सस्ती होना शुरू हो जाती है और इंटरनेशनली लोग जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड शुरू हो जाती है और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या करना शुरू करते हो, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, तो उसकी वजह से आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो खत्म ओवरकम होना शुरू हो जाएगा और उनके दरमियान जो है बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर के लोगों को आपके मुल्क की चीज़ सस्ती मिलना शुरू हो गई है, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क की चीज़ जो है महँगी खरीदें।
सेकंड चीज हमारे पास आ जाता है, कहता है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कुड पॉसिबली करेक्ट एनी इंटरनेशनल ट्रेड इम्बैलेंसेस इन द फॉलोइंग वे। ठीक है कि एक तरह से जो है कंट्री के लोग जो है वो क्या करते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इम्प्लाई करती है। ठीक है कि वो जो है उसके करेंसी रेट जो है मार्केट के साथ ओपन रहे, अप एंड डाउन उसमें चलती रहे। So कहता है कि an international trade imbalance in the following way: a deficit in a country's balance of trade suggests that the country is spending more funds on foreign products than it is receiving from export to foreign countries। ठीक है कि क्या कर रहा है कि जब आपके पास जो है डेफिसिट चल रहा है, तो डेफिसिट कब होगा कि जब आप जो है बाहर से ज्यादा चीजें मंगवाओगे और अपनी चीजें जो है वो क्या करोगे, एक्सपोर्ट कम करोगे। तो जब आपके पास इस किस्म की सिचुएशन होगी, आपका खर्च ज्यादा होगा और आमदन कम होगी, तो इट विल क्रिएट अ डेफिसिट because it is selling its currency to buy foreign goods in for a greater volume than the foreign demand for its currency. The value of its current currency should decrease. The decrease in the value should encourage more foreign demand for its product in the future. और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब आप जो है अपने मुल्क की करेंसी में जो है दूसरे मुल्क की चीजें खरीदना शुरू कर दोगे, तो आपके जो है जो पैसे हैं वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए, और वहां से जो है आप क्या कर रहे हो कि वो प्रोडक्ट उसके बदले में ला रहे हो, तो वहां पे आपकी करेंसी की जो है वैल्यू ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नंबर्स वहां पे ज्यादा हो जाएंगे, और आपके मुल्क में करेंसी आपकी अपनी ही कम हो जाएगी, उसकी जो है फ्लो कम हो जाएगी। जब फ्लो कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके मुल्क में जो है इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको बिजनेस परस्पेक्टिव से देखें, तो आपकी जो है एक्सपोर्ट्स दुनिया में वो सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, और हर बंदा थ्रू आउट दुनिया में आपके प्रोडक्ट की डिमांड करना शुरू कर देगा। सो कहते हैं कि while this theory seems rational, it does not always work as just described। कि जो है रैशनल तो नजर आ रही है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है। It is possible that instead a country's currency will remain stable or appreciate even when the country has a balanced trade deficit। ये है कि हमेशा ऐसे जो है हम नहीं कह सकते कि बस आसान सी सिचुएशन है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाए और आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो और आपकी करेंसी जो है वो जो है स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, आपके एक्सपोर्ट जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। कहता है कि आपके पास ये चांसेस भी होते हैं कि आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाए, या जो है वो मजीद बेहतर होना शुरू हो जाए। ठीक है, जब आपकी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट चल रहा होगा, आपके ट्रेड जो है वो खसारे में चल रहा होगा, लेकिन वहां पे आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, और वो जो है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी पॉसिबल हैं उसमें। सो कहते हैं कि व्हाई अ वीक होम करेंसी इज नॉट परफेक्ट सोल्यूशन। तो अगर हम जो है कहते हैं कि जैसे हमारी कंट्री ने किया हुआ है कि वो वीक करेंसी की तरफ चले गए कि अपनी करेंसी को वीक कर दो और एक्सपोर्ट्स को बेहतर कर लो, तो इसके क्यों नुकसान आते हैं, कौन से नुकसान आते हैं? ठीक है, हम उसको क्यों ऐसे सोल्यूशन नहीं कंसिडर करते हैं कि यार अच्छी बात है ना कि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बराबर होना शुरू हो जाएगा, तो क्यों हम ऐसे कहते हैं कि इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन फॉर दैट। सो फर्स्ट, काउंटर प्राइसिंग बाय कंपीटिटर्स। When a country's currency weakens, its prices becomes more attractive to foreign customers, and many foreign companies lower their prices to remain competitive with their country's firm. So जब आप दूसरे कंट्री में गए हो और वहां पे आपकी प्रोडक्ट सस्ती होना शुरू हो जाएगी, तो वो तो ऑलरेडी वहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको तो मसला ही नहीं है, वो तो अपने प्रोडक्ट और भी सस्ती करना शुरू कर देगा, और आपके लिए बात वही वैसी की वैसी रह जाएगी। आपके लिए वहां पे जो कम्पिटिटिव एज नजर आ रहा था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। Second बात, impact of other weak currencies. The currency does not necessarily weakens against the all currencies at the same time। और आपकी करेंसी जो है बाकी मुल्कों के साथ तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ भी जो है आपकी वीक हो सकता है कि दूसरी कंट्री के साथ स्टिल आप जो है स्ट्रांग जा रहे हो। तो आप वन साइडेड नहीं चलोगे कि अच्छा मेरा यूके के साथ जो है ट्रेड चल रहा है तो उसके अगेंस्ट मेरी जो है करेंसी बड़ी स्ट्रांग जा रही है, वहां पे यूएस के साथ आपकी क्या सिचुएशन है, यहाँ अफगानिस्तान के साथ आपकी करेंसी की क्या सिचुएशन है, वो भी मैटर करती है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इफ even if the dollar weakens in Europe, the dollar exchange rate with the currencies of Hong Kong, Singapore, South Korea, Taiwan may remain more stable. As some US firms reduce their demand for supplies produced in the European countries, they tend to increase their demand for goods produced in Asian countries. Consequently, the dollar's weakness in Europe countries causes a change in international trade behavior but does not eliminate the US trade deficits। ठीक है कि अगर आपके क्या हो रहा है कि डॉलर जो है वो यूरोप में वीक है, ठीक है, तो डॉलर जो एक्सचेंज रेट वहां पे जब वो हांगकांग सिंगापुर वगैरह के साथ कर रहा है, तो वहां पे वो मजीद स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो है वो और भी फिजिबल हो जाएगा। इस किस्म की सिचुएशन से क्या हो जाएगा कि यूएस के फर्म की जो है वो सप्लाई की डिमांड यूरोप कंट्रीज में तो कम हो जाएगी, लेकिन वो जो है उनके वो दूसरे एशियन कंट्रीज में तो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो अगेन वो डेफिसिट की सिचुएशन फिर भी चल रही है। ठीक है कि आप जो है एक तरफ से तो आपको रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो चीज तो स्टिल प्रिवेल कर रही है। तो एक तरफ से आपकी चीज जो है वो सस्ती हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो चीज तो वैसी की वैसी महंगी होना शुरू हो गई।
तो आपका वो साइड ऑफ जो है बिजनेस इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि उसी तरीके से फिर उसको डेफिसिट की तरफ लीड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्री अरेंज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, कि ये भी आपके जो है बिजनेस को इफेक्ट करती है। प्री अरेंज क्या है, कहता है कि जी मैनी इंटरनेशनल ट्रेड transactions are pre-arranged and cannot be immediately adjusted. Thus, exporters and importers are committed to continue the international transactions that they agreed to complete. Over time, non-US firms may begin to take advantage of the weaker dollar by purchasing US imports if they believe that the weakness will continue. ठीक है कि आपके पास जो है इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है कि वो डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले से जाना शुरू हो जाते हैं, वो करेंसी जो है परचेज कर लेते हैं कि वो जो है इस तरीके से अपने आप को सेव कर लेंगे। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे उनकी जो है करेंसीज को परचेज कर लेना, वो जो है डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। जैसे कहता है कि द लैग टाइम बिटवीन द डॉलर वीकनेस एंड द नॉन यूएस फर्म्स इंक्रीज डिमांड फॉर यूएस प्रोडक्ट्स हैज समटाइम बीन एस्टिमेटेड बी टू बी 18 मंथ्स और इवन लॉन्गर। कि आपके पास जो है फिर ये ड्यूरेशन भी तो चलता है कि जहाँ पे सिचुएशन जो है आपके पास ये भी चलती है कि आप जो है एक तरफ वीक कर रहे हो करेंसी को, दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रांग होने में टाइम ले रही है, आपकी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है डिमांड की। तो वहाँ पे जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन चलता है इसको हम लैग कहते हैं। ठीक है, और इस लैग की ड्यूरेशन जो है वो क्या करती है, आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। और कहते हैं कि the US balance of trade may actually deteriorate in the short run as a result of dollar depreciation, since US importers would need more dollars to pay for the imports they contracted to purchase. The US balance of trade only improves when the US and the non-US importers respond to the change in the purchasing power that is caused by weak dollars. ठीक है कि आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी फिर कि आपकी जो है अगर जो करेंसी डिफ्री जो है डेप्रिशिएट हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी जो है वहाँ पे तो पड़ सकता है कि जो है शॉर्ट रन में कि आपकी जो इम्पोर्ट्स थी वो मजीद आपके लिए महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अब आप जैसे पाकिस्तान की जो है करेंसी है वो 170 180 तक चली जाए तो आपके लिए बाहर से चीज़ मंगवाना और भी महंगा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको चीज़ को देखें तो लॉन्ग रन में जो है वो चीज़ दोबारा से एडजस्ट होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे वो चीज़ उसके साथ स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है। और कहता है कि यूएस का ट्रेड जो है वहाँ पे जब जो है जो चीज़ें यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो सस्ती होनी शुरू हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी तरफ पड़ेगा। और कहता है कि दिस पैटर्न इज कॉल्ड द जे कर्व इफेक्ट which is illustrated in 2.6. The further decline in the trade balance before a reversal creates a trend that we can look like J ladder. कि जब आपके पास इस किस्म की सिचुएशन चलेगी जहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे जो है वो जे इफेक्ट जो है या जे कर्व बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि विद शॉर्ट रन आपके पास जो है वहाँ पे शार्प डिक्रीज आ गया, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम लोग इसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके मुल्क में पहले पहले जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है महंगी हो जाती है 10-15 रुपए, तो पहले जो है लोग हर कोई हड़ताल जुलूस वगैरह कर रहा होता है कि महंगाई हो गई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके साथ जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं और अगर फिर उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आता है तो वो उस पर जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो जो रिसेंट उसके पास इंक्रीज या डिक्रीज आया था उसके ऊपर वो एग्रेसिवनेस शो करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इंट्रा कंपनी ट्रेड, कि आपकी कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड चल रही होती है दैट इज आल्सो इफेक्टिंग। सो कहते हैं कि fourth reason why a weak currency will not always improve a country's balance of trade is that importers and exporters that are under the same ownership have unique relationship. Many firms purchase products that are produced by their subsidiaries in what is referred to as intra-company trade. This trade type of trade makes up more than 50% of all international trades. The trade between the two parties will normally continue regardless of exchange rate movements. Thus, the impact of exchange rate movements on intra-company trade pattern is limited. कि आप अपनी कंट्रीज के दरमियान जब ट्रेड करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, नेक्स्ट से आपकी जो है एक ब्रांच जो है वो यूके में बैठी हुई है तो वहां से आप चीजें मंगवाते हो। ठीक है, सो जब वहां से आप चीजें मंगवाओगे तो जाहिर सी बात है वो तो आपकी अपनी कंपनी है, तो वहां पे जो है आपके लिए सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वहां पे आपके जो है अपने जो ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन है वो इतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो कि अपनी कंट्री जो है अपने बिजनेसेस के दरमियान ही ट्रेड कर रहे हो कि यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा, वहां से आपने मंगवा लिया, वहां किसी रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा, यहाँ से आप उसको फंडिंग भिजवा रहे हो। तो वो चीजें आपको क्या कर रही है, सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रही है और कहता है कि आपकी जो 50% इंटरनेशनल ट्रेड जो है इस तरीके से जो है चल रही है। और अगर आपके पास इस तरीके से एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इसमें चले तो इंट्रा कंपनी में वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो आपकी वही ट्रेड जो है उस करेंसी में हो रही है जो यहाँ पे आप कर रहे हो। तो यहाँ और वहाँ की करेंसी जब सेम हो जाएगी तो फंड्स ऑफ फ्लो जो है आपके पास एक जैसा स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हो मुझसे।